देखते हैं केमिकल इक्वेशन। एंड अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 NCERT का, तो आप ऊपर आई बटन से जाके देख सकते हो या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो केमिकल इक्वेशन जो है वो ये कहता है कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो भाई एक केमिकल रिएक्शन क्यों ना हम ले लें, तो केमिकल रिएक्शन हम कुछ ऐसा ले रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, और प्लस किया इसमें हमने क्या, हाइड्रोजन। तो हमें क्या मिला? हमें मिल गया वाटर, ठीक है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन हमें क्या दे रहा है? वाटर दे रहा है। इसके आगे देखते हैं, केमिकल रिएक्शन तो हमने ले लिया। विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ अ सब्सटेंस मतलब आप सब्सटेंस बोल लो या फिर आप एलिमेंट बोल लो, दोनों चीज़ें क्या है? सेम है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये मैंने आपको सेकंड पार्ट में आई थिंक बताया है। इन्वॉल्व इन इट इज़ नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर मैं सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज़ करके रिप्रेजेंट करूं तो जो मुझे मिलेगा वो क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। देखो कैसे, जो ऑक्सीजन है उसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? O2 लिख सकते हैं, प्लस हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं? H2 लिख सकते हैं, और वाटर को क्या लिख सकते हैं? H2O लिख सकते हैं। यानी ये था केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को मैंने बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूलाज, ठीक है, सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज के यूज में क्या कर दिया? इसको यूज करके शो कर दिया, तो हम इसको कहेंगे क्या? केमिकल इक्वेशन। आई बात समझ में? अरे भैया सीधा सा कहना है कि केमिकल रिएक्शन को अगर मैं सिंबल्स का यूज करके रिप्रेजेंट कर दूं तो केमिकल इक्वेशन होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोल है, कोयला, कार्बन मान लो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया भाई साहब को, ठीक है, सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। अब इसको भी हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शन है एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्या है? ये इक्वेशन है। आई बात समझ में? क्लियर है इतना? अच्छा, अब सुनो, तो केमिकल इक्वेशन तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये तो आपको अच्छे से पता है भाई कि ये जो पार्ट है, ये मिटा रहा हूँ मैं, ये जो पार्ट है ये कहलाता है रिएक्टेंट, ये तो पता है। और इधर जो भी आएगा इस एरो के बाद में जो भी आता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। यानी इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमें रिएक्टेंट मिलते हैं एंड राइट हैंड साइड में क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। ये भी क्या है? रिएक्टेंट, ठीक है, और ये क्या है? प्रोडक्ट। क्लियर है? अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि भाई इधर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो 2 एटम है ऑक्सीजन के कितने एटम? 2 एटम, 2 एटम्स। अच्छा, इधर हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं। लेकिन मैं इधर देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन के 1 एटम्स हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है? अब मैंने आपको ये प्रीवियस पार्ट में बता दिया है कि कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स होंगे वो वही एलिमेंट्स किस में होंगे? प्रोडक्ट में भी होंगे। एलिमेंट्स गायब नहीं होंगे या कोई नया एलिमेंट नहीं आएगा अपने आप, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। अब सुनो, अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपने रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम का,
ठीक है, तो जो चीज़ बनी, ठीक है, H2O, उसमें मैं देख रहा हूँ कि हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। और हम 9th क्लास में एक लॉ पढ़ करके आए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना आप बना सकते हो ना आप उसको खत्म कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। लेकिन यहाँ पर तो भाई 2 ऑक्सीजन के थे, 2 हाइड्रोजन के थे, इधर ऑक्सीजन का एक गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो एलिमेंट्स रिएक्टेंट में हैं, ठीक है, उनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके नंबर ऑफ एटम्स के। तो ऐसे इक्वेशंस जिनमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे, किसमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, इनको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी इनका डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं, हाँ, परेशान ना हो बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाई दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, कार्बन में देखो, वैसे ही बता दे रहा हूँ, कार्बन में देखो, यहाँ लिख दूँ, कार्बन में, इधर लिख देता, इधर दिख रहा होगा, हाँ, कार्बन में मैं देख रहा हूँ रिएक्टेंट में जो कार्बन है उसमें 1 एटम है, ठीक है, और ऑक्सीजन में क्या है, 2 एटम्स है, ठीक है, 2 एटम है। अच्छा भाई, और जब हम प्रोडक्ट में चलते हैं तो प्रोडक्ट में देख रहा हूं कि कार्बन के 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। यहाँ पे देख रहा हूँ भाई, देखो जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, रिलेटेड एलिमेंट्स के, वो क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो जब बराबर हैं तो हम ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जब एटम्स इक्वल नहीं होंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में रिलेटेड एलिमेंट के, तो उनको बोलेंगे अनबैलेंस्ड एंड उसको बोलेंगे बैलेंस्ड। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि भैया आपका जो इक्वेशन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस, क्योंकि उसमें जो मास आपने रिएक्टेंट में यूज़ किया है वही मास आपको प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ नोट करो, फिर मैं डेफिनेशन बताता हूँ बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड का, ठीक है। और बताऊँगा मैं कि हम मास की बात कर रहे हैं लेकिन हम एटम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं भाई, मास क्यों नहीं लिख रहे हैं, ठीक, पहली चीज़। एंड फिर मैं बैलेंस करना भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। तो भाई टाइप्स ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन है वो 2 टाइप के हमारे पास, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। तो पहले बैलेंस्ड की बात कर लेते हैं, फिर अनबैलेंस्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कह रहा है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये कहता है कि मान लो आपके पास एक एग्जांपल है, मान लो कार्बन है, आपने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया कोयले को, तो आपको मिल गया CO2, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि भाई ये रिएक्टेंट है एंड ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब मैं इसमें देख रहा हूँ कि जो कार्बन है उसके पास कितने एटम है, 1 एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है उसके पास 2 एटम है। अब मुझे पता है कि यही मिल करके इधर कुछ बनाएंगे, कुछ नया तो आएगा नहीं। तो प्रोडक्ट में भी मैं देख रहा हूँ कि कार्बन के पास 1 एटम है एंड ऑक्सीजन के पास 2। तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि जो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स हैं उनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल इक्वल हैं किसके, प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स से। देखो ना यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन का 1 एटम, तो जो प्रोडक्ट है उसमें भी कार्बन होगा तो उसके अंदर भी 1 एटम है। एंड बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ऐसा केस होगा तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें बिफोर एंड आफ्टर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम उनको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड यहाँ पर डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया है, आप याद कर सकते हो, इनको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। और हमेशा जब भी
वीडियो देखा करो तो भाई एक पेन उठाया करो, एक कॉपी उठाया करो, बैठा करो और साथ के साथ लिखा करो, ये स्क्रीनशॉट का चक्कर मत रखा करो, ठीक है। तो कह रहा है केमिकल इक्वेशन इन विच इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, केमिकल इक्वेशन इन विच इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसके, डिफरेंट एलिमेंट्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के, कहाँ पर, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, वो क्या हो, इक्वल हो, वो क्या हो, इक्वल हो, तो हम उनको बोलेंगे क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। अब मैं देख रहा हूँ कि दूसरा डेफिनेशन कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन इन विच इक्वल मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो मास हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स के, अगर वो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हम उसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। लेकिन जब आप बैलेंसिंग करोगे उसमें हम नंबर ऑफ एटम्स का यूज करते हैं। जाहिर सी बात है ना कि मास, जो कार्बन का मास इधर होगा, रिएक्शन के बाद भी जो कार्बन का मास है वही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा है हमने, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आप जितना यूज करोगे उतना रहेगा उसके अंदर, ठीक है। तो जितना कार्बन हम यूज करेंगे उतना कार्बन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें भी होगा, और जितना ऑक्सीजन हम इधर यूज करेंगे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी जो प्रोडक्ट जो बना है उसके अंदर भी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो मास के बेसिस पर भी हम इसको इक्वल कर सकते हैं, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर डिफरेंट एलिमेंट के मास भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब दोनों में से कोई एक ही डेफिनेशन एग्जाम में लिखना, ऐसा नहीं कि दोनों लिख देना, ठीक है। दूसरी चीज, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एटम के बेसिस पर भी कर सकते हैं, मास के बेसिस पर भी कर सकते हैं, तो थोड़ी देर के लिए सोचो ना। मान लो अब जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन, इनके मास बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब मैं उनको लेकर के नहीं चल रहा हूँ, मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ आपको कि हम दोनों डेफिनेशंस को प्रीफर क्यों कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज कि नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मास दोनों इक्वल हो जाए तो हम बैलेंस बोलेंगे। दूसरी चीज कि जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो हम नंबर ऑफ एटम्स का ही यूज क्यों करते हैं, ठीक है, हम मास का यूज क्यों नहीं करते। तो मैंने क्या कहा आपको कि आपको कार्बन दिख रहा है कि कार्बन का कितना एटम है, एक एटम है। रिएक्शन के बाद भी आपको दिख रहा है कि कार्बन एक ही बार लिखा हुआ है, यानी कार्बन का एक एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ठीक है। अब सुनो मेन मुद्दे की चीज, कार्बन ऑक्सीजन का क्या आपको मास पता है, नहीं पता। तो जो चीज हमें दिख रही है अगर मैं उनको बैलेंस कर दूं, ठीक है, तब भी तो बैलेंसिंग मेरा कंप्लीट हो रहा है। जो चीजें मुझे दिख रही हैं अगर मैं उनके बेसिस पर बैलेंस कर दूं तब भी तो मेरा काम हो रहा है, यानी तब भी तो बैलेंस हो रहा है इक्वेशन। अरे बात समझ में। अच्छा, मान लो कार्बन का जो मास है वो 1 ग्राम है और जो ऑक्सीजन है उसका जो मास है वो 2 ग्राम। मैंने बोला मान लो, ठीक है नहीं इतना, ठीक है, बहुत कम होते हैं ये। अब सुनो, तो यहाँ पर कार्बन का जो मास है, मास यहाँ पर कार्बन का एक ही कार्बन है तो कितना होगा, 1 ग्राम। देखो ऑक्सीजन का जो एक एटम है, ऑक्सीजन एक बार ऑक्सीजन है ना, उसका कितना मास है, 2 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, 4 ग्राम, ठीक है। इधर देखो कार्बन का मैंने क्या बताया कितना है, 1 ग्राम, एंड ऑक्सीजन का 2 2 जा 4 ग्राम। तो देखो ना यार, इधर 1 ग्राम, इधर भी 1 ग्राम, इधर 4 ग्राम, इधर भी 2 2 जा 4 होता है, सॉरी 4 ग्राम। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर मैं मास के बेसिस पर भी इनको क्या कर सकता हूँ, इक्वल कर सकता हूँ, लेकिन मास मुझे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इतने पचड़े में क्यों पढ़ूं बिना मतलब का, जब मैं नंबर ऑफ एटम के बेसिस पर इनको बैलेंस कर सकता हूँ, या बैलेंस है या नहीं पता कर सकता हूँ, तो ठीक है। इसीलिए हम नंबर ऑफ एटम्स का यूज करते हैं बैलेंसिंग के लिए, ठीक। तो 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, ठीक है, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। प्लस H2SO4 गिव्स क्या हो रहा है, ZnSO4 प्लस में H2, ठीक है। तो यहां पर देखो ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, एंड ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, ठीक। रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स यू हैं हमारे पास, सॉरी, उन सबको लिख लो अलग अलग, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, लिख लिया। इधर देखो, इधर भी जो चीज़ें इधर है वो चीज़ें इधर होंगी, जाहिर सी बात है। तो Zn इधर भी होगा, H भी होगा, S भी होगा, एंड O भी होगा, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड जिंक, ठीक है। अब देखो इधर जिंक कितने एटम है इसमें, 1, एक ही एटम है। नंबर ऑफ एटम्स
एटम लिख लो या नंबर ऑफ एटम्स लिख लो या वैसे ही रहने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो पता करना है बैलेंस है या नहीं। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 2 हैं। सल्फर कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 4। ठीक है। जिंक देखो कितना, 1, हाइड्रोजन कितना, 2, सल्फर कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 4। देखो मिलाओ, जिंक इधर भी 1, इधर भी 1। ठीक है। हाइड्रोजन 2 इधर, 2 इधर, सल्फर 1 इधर, सल्फर 1 इधर, ऑक्सीजन 4 इधर और 4 इधर। यानी ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ये भी क्या है भैया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कंफ्यूज मत होना, बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के। तो 2 एग्जांपल्स आपके पास हो गए, पहला और दूसरा। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। बात करते हैं हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। ठीक है। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था उसके अंदर क्या हो रहा था, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो रहे थे, एंड इसके अंदर क्या होगा, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होगा, इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं होगा तो अनबैलेंस बोलेंगे, और मास में भी क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो डेफिनेशन में बस यही चेंज है, इक्वल की जगह पे एग्जांपल लेते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए। ठीक है। देखो, मान लो आपके पास H2 है, हाइड्रोजन, आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस फॉर्म में रिएक्शन करते हैं, आपको मिलता है H2O। ये रिएक्टेंट है। ठीक है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। देखो भाई, मेरा टारगेट है ना भगाना नहीं है सिलेबस को, वो आप अपना ना सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है। आपको जल्दी जल्दी सुनना है, आप जल्दी जल्दी सुन सकते हो, लेकिन मेन है कि ये चीज़ें ना फील करो, समझो। अरे बात समझ में आ जाएगा ना तो फिर आप खुद बना के लिख सकते हो। ठीक है। इतना आसान है, ये ज़्यादा टफ नहीं है, डेफिनेशन लिखना टफ नहीं होता, लेकिन जब तक आप फील नहीं करोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक मज़ा नहीं आया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई जिनसे डेफिनेशन लिखा ही नहीं जाता, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। जाहिर सी बात है यही चीज़ें इधर भी होंगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तो बिल्कुल तय है कि रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स प्रोडक्ट में भी होंगे। ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ देख रहा हूँ हाइड्रोजन के 2 एटम लेकिन ऑक्सीजन का 1 एटम। ये तो दोनों इक्वल हैं, है ना, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स के। ठीक है। सेम मास के बेसिस पर भी कर सकते हैं, ये मैंने प्रीवियस में समझा दिया है आपको। ठीक है। एक और एग्जांपल, CH4 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, हमें CO2 मिलता है और H2O मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो पार्ट है ये रिएक्टेंट का पार्ट है और ये प्रोडक्ट का पार्ट है। ठीक, ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर कार्बन है, अलग अलग लिखना, बिल्कुल ध्यान रखना, और ऑक्सीजन है। इधर भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, एंड हाइड्रोजन पहले लिख लो, फिर ऑक्सीजन है। ऐसा नहीं ऑक्सीजन 2 बार है तो आप 2 बार लिख दो, नहीं, एक ही बार लिखो। ठीक है। अब सुनो, क्योंकि आपको एलिमेंट्स लिखने हैं यहाँ पर। ठीक। अब सुनो, कार्बन कितने बार, 1 बार, एक ही एटम है, सॉरी। हाइड्रोजन कितने, 4 एटम, ऑक्सीजन कितने, 2 एटम। यहाँ पर देखो कार्बन कितना, 1 एटम, ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, कितना हो गया, 3 एटम हो गए। 2 एटम यहाँ पर और 1 एटम यहाँ पर, 3 एटम हो गए। हाइड्रोजन के देखो 2 एटम। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, सॉरी नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, तो ये इक्वल हो गया। तो ये हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक भी एलिमेंट अगर इक्वल नहीं रहा तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके समझ में आ गया होगा, ये डेफिनेशन है। एक बात का और ध्यान रखना है, कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि भैया जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैं उनको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस भी कहते हैं। ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। तो ये था अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम समझेंगे कि अगर ये अनबैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, तो हम बैलेंस कैसे करेंगे एंड क्यों ज़रूरी है। कभी भी आप एग्जाम में कोई रिएक्शन लिखते हो तो आपको बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना पड़ता है।
अगर आप अनबैलेंस लिखोगे तो टीचर के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो नंबर काट सकता है आपके, ठीक है। तो इनको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों पे बात करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द नीड टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। तो भाई देखो, क्या आफत पड़ी है, क्या ज़रूरत पड़ी है केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की। तो सीधा सा इसका जवाब है कि हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, किस लिए, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। वो क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना मास बन सकता है ना मास खत्म हो सकता है। तो जब बनेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, तो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो अमाउंट है एलिमेंट्स का वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इसीलिए बैलेंस करना ज़रूरी है, क्लियर है, तभी वो रिएक्शन सही माना जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है इतनी चीज़। तो अब बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का क्या तरीका है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर बात करते हैं। और जो भी नोट्स वगैरह मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना कि आप ये नोट करो, भैया नोट किया करो कॉपी में, ये बहुत काम आते हैं एग्जाम के टाइम में जब आप याद करने के लिए बैठते हो, ठीक है, कि क्या याद करें। तो ये चीज़ें होंगी तो आप याद करोगे, ठीक है। करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की, ठीक है, कि भैया हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो देख लो पहले, कि नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड टू बैलेंस इक्वेशन। आप इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप फॉर्मूला या कंपाउंड को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चेंज नहीं करने का क्या मतलब है वो भी देख लो। एंड जो हम बैलेंस करना सीखेंगे वो सबसे पहले हम छोटे इक्वेशंस को सीखेंगे, फिर थोड़े बड़े, यानी हम धीरे धीरे अपना जो लेवल है वो बढ़ाएंगे। यहाँ पर मैं आपको 4 से 5 इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखाऊंगा, ठीक है। यानी मतलब आज सीख जाओगे आप बैलेंस करना, ठीक। अब सुनो, तो एक लेते हैं हम इक्वेशन, बिल्कुल छोटा सा, H2 + O2 गिव्स H2, ठीक है, गिव्स H2O, क्लियर है। अच्छा भाई, तो पहला रूल क्या कर रहा है कि नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एनी एलिमेंट या कंपाउंड। कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्या एलिमेंट है। तो आप एलिमेंट या कंपाउंड के फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते बैलेंस करने के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है, आपको बैलेंस करने का मन कर रहा है तो आप यहाँ पर कुछ और, ये तो चलो H2 है, ये ठीक है। O2 जो है O2, और यहाँ पर क्या है O1 है, 1 ही है ना, तो इसको मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पर O2 लिख दूँ, क्लियर है। तो मैं फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकता। ये H2 है तो H2O ही रहेगा, ये O2 है तो O2 ही रहेगा, ये H2 है तो H2 ही रहेगा, यानी ये फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। ये बात अपने दिमाग में डाल लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वी ऑलवेज इंक्रीज द लेस नंबर ऑफ एटम। हो सकता है कि आप दूसरा तरीका फॉलो कर रहे हो, लेकिन मैं जो तरीका सिखाऊंगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जो छोटा वाला नंबर है उसको, जो छोटा वाला एटम है उसको क्या करना होगा, बड़ा करना होगा। यानी जो कम नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, उसको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे, कंफ्यूज मत हो आप, बस पेशेंस रखो थोड़ा सा। वी ओनली यूज मल्टीप्लिकेशन, और छोटे को बड़ा करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, वो डिवीजन के मेथड से भी करते हैं, लेकिन मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले चेक करो कि ये बैलेंस है या नहीं। चेक करने का क्या तरीका है, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है। अब बार बार मैं रिएक्टेंट नहीं लिखूंगा, इस बात का ध्यान रखना। मैं यहाँ पर R लिख रहा हूँ, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में आप ये फॉलो करना, जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ आपको बैलेंसिंग आ जाएगी। कैसा भी बच्चा होगा ना उसको बैलेंस करना आ जाएगा। तो रिएक्टेंट है, लाइन यहाँ पर खींच लेना, ठीक है। अब इधर जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनको अलग अलग लिख देना। ऐसा नहीं H2 है तो H2 लिखो, नहीं, H लिखो। क्या लिख दिया यहाँ पे, H लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स इधर होंगे वही एलिमेंट्स इधर भी होंगे, ठीक है। तो इधर भी H, इधर भी O। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो
ऐसे लाइन डाल देना, मन करे तो ना डालो तब भी चलेगा, क्यों टाइम खराब करना। और जो अभी मैं तरीका बता रहा हूँ थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, ठीक है। आप जब 4-5 क्वेश्चन, इवन जो मैं करवा रहा हूँ ना, आप सिर्फ इतना भी कर लो ना, तो अगला इक्वेशन जब आपको मिलेगा ना, आप खुद ही कर दोगे, आपको ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन के पास कितने एटम, 2। अब यहाँ पे कुछ करने से पहले वो चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर कहीं पर H2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास कितने एटम हैं, 2 एटम्स हैं, ठीक भाई। अगर यहाँ पे मैं 2 लगा दूँ तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो आपके पास H2O है और बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, यहाँ पर नहीं, आप फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आपको कहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ। और जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन के पास 2, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 एटम हो जाएगा, क्लियर है। इसी तरह मान लो NH4 है, आप अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, तो इसको बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। अब सुनो, जब इसको बॉक्स में हमने बंद कर दिया तो अब नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास कितना है, 1 एटम, हाइड्रोजन के पास कितना है, 4 एटम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो नाइट्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, 2 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, 2 1 जा 2, और हाइड्रोजन के पास 2 4 जा 8, क्लियर है। तो ये कुछ रूल्स है बेसिक, एंड अब हम इसको बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो ध्यान रखना, फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, नहीं चेंज कर सकते तो इसको डब्बे में क्या कर दो, आप बंद कर दो, ये भी डब्बे में हो जाएगा बंद, ये भी डब्बे में हो जाएगा बंद, ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन है उसके पास कितने एटम, 2, ऑक्सीजन के पास भी 2 एटम, इधर हाइड्रोजन के पास 2 एटम, ऑक्सीजन के पास 1 एटम। मैं देख रहा हूँ कि ये तो बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, तो आप कम वाले को क्या करोगे, ज़्यादा करोगे। वी ऑलवेज इंक्रीज द लेस नंबर ऑफ एटम। जो कम वाला एटम है, ये दोनों इक्वल है, इसमें को देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 है, यहाँ पे देख रहा हूँ 1 है, तो आप 2 को 1 नहीं करोगे, आपको कम वाले को क्या करना है, ज़्यादा करना है, यानी 1 को क्या करना है, 2, और 1 को 2 करने के लिए क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है। 1 को क्या करना है, कम वाले को क्या करना है, ज़्यादा। तो सोचो 1 को किसके बराबर करना होगा, इसके बराबर, यानी 1 को 2 के बराबर करने के लिए मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। अरे तभी तो 2 के बराबर होगा, 3 से करोगे तो 3 के बराबर हो जाएगा, फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, फायदा क्या हुआ। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आप यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर सकते, जो करना है डब्बे के बाहर, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो इसको दोबारा लिख रहा हूँ, यही मैंने कहा कि आपको जब स्टार्टिंग में इसको करना है तो आपको लॉन्ग मेथड से करना है, ठीक है। तो दोबारा लिखते हैं इसको, H2 डब्बा बंद प्लस O2 डब्बा बंद, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था, मैं सॉरी यहाँ पर क्या बात हुई थी हमारी, कि यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या करना है, 2 के बराबर करना है। तो 2 के बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो लिख देंगे 2H2O, ठीक है। और ये भाई साहब रहेंगे डब्बे के बाहर, क्लियर है। अब सुनो, अब फिर से चेक करते हैं। ये हमारा रिएक्टेंट है एंड ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन होगा, इसके अंदर भी ऑक्सीजन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है इसके अंदर, 2 एटम, ऑक्सीजन कितना, 2 एटम। हाइड्रोजन देखो 2 2 जा 4 एटम, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 2 1 जा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 2 1 जा 2। अब मैं देख रहा हूँ यार ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये देखो ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा वाले से कोई मतलब नहीं, कम वाले को किसके बराबर करना है, ज़्यादा वाले के। तो 2 को 4 के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई,
इसको क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, यानी इसको, इस वाले को तो लिख देंगे H2 डब्बा बंद, बाहर क्या 2, क्लियर है, प्लस O2 गिव्स क्या 2H2O। क्लियर है भाई, आई बात समझ में। और अब यहाँ पर चेक कर लो कि भैया जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसका क्या हिसाब किताब है। तो हाइड्रोजन के पास कितने 2 2 जा 4, ऑक्सीजन के पास कितने 2, इधर देखो दिख रहा है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या 1 2 1 जा 2। क्लियर है, तो ये हमें मिल गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपको आंसर, अब जब आंसर आप करोगे एग्जाम में, अगर बैलेंस करने के लिए आएगा तो आप ये सब काम करोगे, पहले तो ये करोगे ही नहीं, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता रहेगा, डायरेक्ट पता रहेगा क्या कि आपको मिला है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो भाई देखो हाइड्रोजन के 2 इधर हैं 2 इधर हैं, इसका मामला बिल्कुल फिट है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी यहाँ पर क्या करना है, देखो ज़्यादा वाले से कोई मतलब ही नहीं है, कम यहाँ पर 1 है, 1 को क्या करना है 2, इसको करने के लिए क्या करना होगा मल्टीप्लाई, फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते तो यहाँ पे लगाना होगा 2। तो अब मैंने ये देखा कि ये तो ऑक्सीजन तो चलो 2 हो गया, दोबारा एक बार चेक करो, हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो 2 2 जा 4 हो रहा है, यानी भी इधर भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसको 4 करने के लिए क्या करना होगा, इसको तो चेंज नहीं कर सकता लेकिन मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो देखो 2 2 जा क्या हो गया 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन दोनों तरफ इक्वल, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर ऑक्सीजन 2 यहाँ पर, यानी ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमें मिल गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, इस तरीके से करना है, ठीक है, उसको नोट करो। फिर CO2 प्लस H2O, सेम तरीका आपको फॉलो करना है। रिएक्टेंट लिख लिया आपने, प्रोडक्ट लिख लिया, जो तरीका मैंने इससे पहले सिखाया है आप उसी को फॉलो करोगे, इस बात का ध्यान रखना। ये प्रोडक्ट हमने लिख लिया भाई, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अलग अलग लिखना, ठीक है। यहाँ पर अब जो इधर होंगे वो इधर भी होंगे, जेन्युइन सी बात है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन 2 बार है तो 2 बार मत लिखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं बैलेंस करते वक्त, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं देख रहा हूँ कि ठीक है भाई, अब मैं ये सिखा रहा हूँ आपको। अब एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में तरीका मैं बताऊँ आपको कि कैसे बैलेंस करके दिखाना है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक बार सीख जाओ, ठीक है। एग्जाम में जो लिखने का तरीका है वो बहुत आसान है, ठीक है। देखो इधर कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 4, ऑक्सीजन कितना 2। ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ कुछ नहीं हो तो 1 है, 1 2 जा क्या हो गया 2 हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, कितने हो गए 3। हाइड्रोजन कितना है 2 यहाँ पर। ऐसा नहीं कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो ना, ये प्लस में है दोनों, देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, कितना हो गया 2 और 1 3। अब ये कार्बन है हाइड्रोजन है, दोनों प्लस नहीं हो सकते इसलिए अलग अलग लिखा है इनको, ठीक है। अब सुनो, अब मैं देख रहा हूँ इसका मामला तो एकदम सेट है, इसका मामला सेट नहीं है, यानी सबसे पहले जिसका मामला सेट ना हो उसका मामला सेट करो, फिर अगले पे ध्यान दो। अरे बात समझ में। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, अब मान लो इसको आप पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप जो आपको सुटेबल लग रहा है आप उसको क्या आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि आप ऑक्सीजन को ऊपर करते हो, यानी ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हो, ठीक है। तो भाई क्या आप 2 को 3 बना सकते हो या आप 3 को 2 बना सकते हो, नहीं बना सकते ना, तो छोड़ दो। एक और है ना हमारे पास, इसको बैलेंस करो, क्लियर है, ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। हाँ सही में देखो, अब सुनो, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन 4 यहाँ पर है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है। इस 4 को तो 2 कर नहीं सकते लेकिन इसको तो 4 कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई कहाँ करना होगा, यहाँ पे करना होगा, क्लियर। तो जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप अपना वही तरीका फॉलो करो जो मैंने सिखा दिया, ठीक है। 2 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर, तो देखो जहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। क्या किसी और में चेंज हुआ, हुआ। ऑक्सीजन देखो 2 था और 2 इधर, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया, क्लियर। क्या कार्बन में कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ, ये 1 ही रहेगा। क्या इधर कोई चेंज होगा, जब कुछ किया ही नहीं तो चेंज क्यों होगा, तो ये सेम रहेगा। मैं देख रहा हूँ कि ठीक है ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये अनबैलेंस हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 को 2 नहीं करना, ज़्यादा वाले से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कम वाले को क्या करना है ज़्यादा करना है, ठीक है। तो 2 को क्या करना होगा 4 करना होगा। 2 को 4 करने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा,
तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं पे करना होगा, क्योंकि इसको तो अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो देखो अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 जा 4। क्या इसमें कोई चेंज किया हमने? नहीं किया, तो ये सेम रहेगा। क्या इधर कुछ किया? नहीं किया। आप देखो जो नंबर ऑफ एटम्स, जो एलिमेंट्स इधर हैं और जो एलिमेंट्स इधर हैं, दोनों क्या आ गए? सेम आ गए। तो ये हमें मिल गया बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? बैलेंसिंग कर सकते हो। इसको आप नोट करो। फिर एक और एग्जाम्पल। तो देखो ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक। इसको मैं कोशिश करूँगा 2 स्टेप में करने के लिए। आप जितना लंबा प्रोसेस अभी कर सकते हो करो। हर एक एलिमेंट को अलग अलग बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। यही तरीका है प्रैक्टिस करने का, मैंने खुद सीखा है, आप भी इस मेथड से सीख सकते हो, ठीक है। देखो ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, तो ये Cu, ये S, ये O, और कौन है? Na। ऑक्सीजन तो यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, ठीक है भाई। कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है और हाइड्रोजन है। सेम चीज़ें इधर भी होंगी, देख लो, अपने आप ही मिक्स कर लो, ठीक है। अपने आप ही चेक कर लो, मिक्स मत करो, ठीक है। ये देखो Cu, ये S है, ये O है, ये Na है और ये H है, ठीक भाई। अच्छा अब नंबर ऑफ एटम्स देखो, यहाँ पर कितना? 1। सल्फ़र देखो इधर, अब चेक करना कि सल्फ़र कहीं इधर भी तो नहीं है, नहीं है, एक की बार है, ठीक है। ऑक्सीजन 4 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, कितना हो गया? 5। सोडियम देखो एक ही है, 1, ठीक है। तो पता है कि Na दोनों साथ में है। हाँ, कई महान लोग हैं वो N को अलग लिख दें, A को अलग लिख दें और उसके बाद बोलें कि हम इधर भी N को अलग लिखेंगे और A को अलग लिखेंगे। ऐसे काम ना करना। हाइड्रोजन कितना है? 1 है, इतना तो आता होगा आपको। कॉपर यहाँ पर देखो, अब ऐसा नहीं, देखो ध्यान से मेरी बात समझना, ये कॉपर अलग है यहाँ पर, ये जो 2 है ये इन दोनों के नीचे है, O और H के। तो O और H के नीचे ऐसे 2 है, तो इसका मतलब है ये 2 ऑक्सीजन का भी है और ये 2 हाइड्रोजन का भी है। लेकिन यहाँ जो ये कॉपर लिखा हुआ है ना, ये इसका क्या है? 1 है, ठीक। तो कॉपर का कितना है? 1। लेकिन ऑक्सीजन का देखो 2 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और ये मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा क्या हो गया? 2, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2। ऑक्सीजन का कितना? 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर है, कितने हो गए? 6। आई बात समझ में? ध्यान से समझना मेरी बात। अब मैं जल्दी जल्दी करवा दूं, वो 4 मिनट में हो जाएगा, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तुम वीडियो भी देख जाओगे, ठीक है। और समझ में भी नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है? और समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है। लगभग ये सुबह के हो रहे हैं कितने? 4 बजने में 20 मिनट बाकी है, ठीक है। अब सुनो, तो ये सल्फर कितना? 1 है यहाँ पे। ऑक्सीजन का काम तो हो चुका है। सोडियम कितना? 2। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन बस यहीं पर है, 2 है। चलो भाई, अब 1 ऊपर से शुरू करना हमेशा, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल क्लियर, ये मामला सेट, ये मामला सेट। ऑक्सीजन 5, ये 6। क्या आप 5 को 6 कर सकते हो? क्या आप 6 को 5 कर सकते हो? नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके आप 5 को 6 कहाँ से बना सकते हो भाई? नहीं बना सकता। मैंने बोला मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ कर दे। आप बोलो कि नहीं 5 से इधर, 6 से इधर कर दो और 5 से इधर कर दो, नहीं कर सकते। क्लियर है? किसी एक तरफ ही करना है आपको। अच्छा, तो ये तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, तो फिर इसके बारे में सोचे ही क्यों? क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। सोडियम देख रहा हूँ, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। ज़्यादा वाले से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। 1 को 2 कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो Na को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कहाँ पे करूँगा? यहाँ पे, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज कर नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या लगा दिया? 2। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। अब आपको यही चीज़ है, अब ये आपको अगले स्टेप में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करा तो देखो यहाँ पे 1 है, 2 1 जा कितना हो रहा है? ये 2 हो गया। और कौन चेंज हुआ? ऑक्सीजन 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 2 1 जा क्या? ऑक्सीजन का कितना हो गया? 2 एंड 4 इधर, कितना हो गया? 6। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये 2 लगाने से हाइड्रोजन भी चेंज हुआ। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, एंड इधर कुछ है नहीं है, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। क्लियर है? अब देखो 1 1
ये खुद ही बैलेंस हो गया। सोडियम बैलेंस, इस तरीके से बैलेंसिंग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखो वीडियो को फॉरवर्ड करके अगर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। और फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट करो, मैं और एग्जांपल्स दूंगा, और तरीके से समझाऊंगा। क्लियर है? लेकिन आप वीडियो पूरा देखो, लाइक ज़रूर करो, लाइक करोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ यार काम करना सही है, ठीक है। उसको नोट कर लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।